स्टेनो एमजे डिक्टेशन रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास भाग 2 प्रतिलेखन संख्या 33, 34, 35, 36। गति 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होती है। स्टार्ट। महोदय, आज के इस समारोह का अपना अलग महत्व है। पंचायत भारतवर्ष की एक बहुत पुरानी संस्था है और जैसा अभी कहा गया, इन्हीं पंचायतों के कारण ही भारतवर्ष अब तक जीवित रह सका है। हम पर बाहर से बार बार आक्रमण हुए, विदेशियों की विजय हुई, पर ग्राम पंचायतें अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बनी रही। अंग्रेजी शासन के विस्तार के फलस्वरूप अन्य संस्थाओं के बिखर जाने के साथ साथ ये पंचायतें भी नष्ट हो गई। जिस समय हम लोग ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वराज प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे, उस समय गांव-गांव में जो कांग्रेस कमेटियां स्थापित हुई, वे एक प्रकार से पंचायतें ही तो थी, पर उस समय हमारे हाथों में अधिकार नहीं था और जो पंचायतें स्थापित हुई वे जनता की इच्छा से ही स्थापित हुई। हमारे हाथों में जब अधिकार आया तो उस समय ये ग्राम पंचायतें सभी स्थानों पर थी। संविधान बनाते समय भी यही सोचा गया कि ऊंची व्यवस्थापिका सभाओं तक पहुंचने के लिए पंचायतें ही सबसे पहली कड़ी होगी। उसके बाद सभी प्रदेशों और राज्यों की सरकारों ने पंचायत संबंधी कानून पास किए और पंचायतें स्थापित होने लगी। इस समय प्रायः सभी राज्यों में पंचायतें हैं। यह दूसरी बात है कि कहीं पर उनका काम भली भांति चल रहा है और कहीं उतने सुचारू रूप से नहीं चल रहा। आज यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके इस राज्य में पंचायतों को ठीक रूप से चलाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। जिनका काम सबसे अच्छा और सुंदर समझा जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपकी ओर से आज 2-4 पंचायतों के मुखिया लोगों को अनुदान दिया। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उनका काम 4000 ग्राम पंचायतों में सबसे अच्छा समझा गया। पैराग्राफ। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पहले की हमारी पंचायतें क्यों मिट गई। हमारे देश में पंचायतें परंपरा से चली आ रही थी। अंग्रेजों ने भी मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि भारत का प्रत्येक गांव गणराज्य था, पर एक समय आया जब गांव स्वतंत्र गणराज्य न रहे और देश परतंत्र हो गया। इसका कारण हम में कमजोरियों का आना था। हमें उन कमजोरियों से अभी भी बचते रहना चाहिए, जिससे फिर से वह दिन न देखना पड़े। वह कमजोरी थी उन पंचायतों का संकीर्ण दृष्टिकोण। लोगों ने पंचायतों की परिधि के क्षेत्र को ही अपना देश माना और इस कारण जब एक पंचायत पर आक्रमण हुआ तो दूसरी पंचायतों ने उसकी रक्षा में हाथ बटाना अपना धर्म नहीं समझा। इसी प्रकार विदेशियों ने एक एक पर आक्रमण करके सारे देश पर अपना अधिकार कर लिया। हमारे शत्रुओं ने हमारे पारस्परिक वैमनस्य और भेदभाव से भी लाभ उठाया। अभी हाल में जब भाषावार राज्यों का
प्रश्न उपस्थित हुआ तो गांव की छोटी छोटी पंचायतों ने जैसे सम्मतियां प्रकट की उनसे यह स्पष्ट हो गया। पैराग्राफ। महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भांति समाचार पत्रों को भी समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया, जिसे राष्ट्र प्रशंसा की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश के स्वाधीन होने के बाद से समाचार पत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासन तंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचार पत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन 9 वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार स्वतंत्र और सच्चे मतभेद की मांग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आंका जा सकता है। मैं समझता हूँ एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचार पत्र वही है जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुचित कार्यवाही की निंदा करे। ऐसे देश में जहाँ विचार स्वातंत्र्य की पूर्ण व्यवस्था है, समाचार पत्र ही अपने निष्पक्ष तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना। पैराग्राफ। भारत में समाचार पत्र उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगति की है और शक्ति तथा यश का उपार्जन किया है, किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में विशेषकर प्रकाशन संख्या की दृष्टि से अपने पत्रों को बहुत पिछड़ता हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न होगा कि समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान्य बात है तो यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद है। किसी भी उद्योग पर राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्तगत करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है। पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ।
उस समय यह कार्य आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माने जाने लगे। पैराग्राफ। बहनों व भाइयों, ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया, अर्थात 33% महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे। पिछड़ी जाति के हेतु भी राज्य सरकार ने आरक्षण किया है। राज्य वित्त आयोग गठित होगा जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 को समाहित कर तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा ने नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया, जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया। हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, यह प्रश्न आज हमारे मन में कौंधता है। आज पंचायती राज इसीलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ेगी। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। गांव की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं बनेगी। योजनाओं की क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा। लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। ग्रामीणों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की प्रभावकारी सहभागिता से राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक खाई पटेगी। विकास संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियाँ मिटेगी। लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। गांव की समृद्धि देश को गरिमा व शक्ति देगी और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। पैराग्राफ। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विशेष ध्यान रखा है। राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार उपरोक्त वर्गों के जन प्रतिनिधि अधिक मात्रा में निर्वाचित होकर आए हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे सभी वर्गों को समान रूप से इन संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी। विशेषकर महिलाओं को जो लोग चुनकर आए हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन तथा पूरे मनोयोग से काम करें और अपने क्षेत्र की खुशहाली तथा उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे। केंद्र सरकार पंचायतों के उत्थान के लिए
पूरी तरह से सभी राज्यों को यथाशक्ति मदद देगी। देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पैराग्राफ। बहनों व भाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कुओं के निर्माण की योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट की आपूर्ति, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे ग्राम प्रधानों के लिए केंद्र सरकार ने हर गांव में टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें राज्य के मुख्यालय तथा केंद्र सरकार के मुख्यालयों से संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो। यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मुहैया कराने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और यह काम सभी पंचायतों के जरिए से ही होना है। हम तो चाहते हैं कि शासन का केंद्रीकरण न हो, विकेंद्रीकरण हो। सरकार की सत्ता सभी लोगों, विशेषकर हमारी पंचायतों के हाथ में हो। पैराग्राफ। हमारे प्रधानमंत्री जी गांवों के उत्थान के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस बजट में ग्राम विकास के लिए काफ़ी अधिक धनराशि रखी है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कई योजनाओं की घोषणाएं की है जो आरंभ भी हो चुकी है, जिसमें से एक है वृद्धावस्था पेंशन। इसके तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। दूसरी योजना है जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक बीमा योजना के तहत 5,000 रुपये तथा 10,000 रुपये जैसा भी मामला हो दिए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर 5,000 रुपये तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में 10,000 रुपये सरकार देती है। एक योजना हमने स्कूली बच्चों के लिए शुरू की है। हमने देखा है कि हमारे बच्चों का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है और बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य है। जिस देश के बच्चे कमज़ोर और कुपोषित होंगे, उस देश की तरक्की संभवतः नहीं हो पाती है। अतः हमने स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है।
वैसे तो पंचायतों के माध्यम से हमने पहले से ही कई योजनाएं चलाई हुई है, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, मातृत्व लाभ योजना के दौरान 300 रुपये दिए जाते हैं। समाप्त। थैंक यू। दोस्तों, YouTube गाइडलाइन के अनुसार चैनल को 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कर लेना चाहिए। दोस्तों, स्टेनो पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही चैनल पे आते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आप लोग 20 मिनट का डिक्टेशन लिखते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। दोस्तों, जब आप 20 मिनट का डिक्टेशन आप कंटिन्यू लिखते हैं तो आपके अंदर वो क्षमता है, आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आप 5 मिनट डिक्टेशन का तैयारी करते हैं 80 वर्ड पर मिनट का, या 10 मिनट के लिए आप 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन का तैयारी करते हैं, तो आपको बेहद ही फ़ायदेमंद ये 20 मिनट का डिक्टेशन पहुंचाएगा। आपको 5 मिनट का डिक्टेशन पता नहीं चलेगा, 10 मिनट का डिक्टेशन पता नहीं चलेगा। दोस्तों, आप कंटिन्यू लिखते रहिए। रामधारी गुप्ता भाग 1 का 80 वर्ड पर मिनट का भी 1 से 100 तक आप चैनल पर अपलोड किया हुआ है वीडियो, उसको सुनिए, उसका डिक्टेशन कीजिए और 95% एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप किसी भी डिक्टेशन को जो आप लिखते हैं 5 मिनट डिक्टेशन का, 10 मिनट डिक्टेशन का, तो आप उसको हिंदी करने का कोशिश कीजिए। जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा, आप अपना हिंदी पे कमांड कीजिए, देखिए कौन सा वर्ड गलत होता है, उन सबको एक अलग कॉपी में लिखते जाइए और सारे जो वर्ड आपको फंसाता है मात्रा में, वर्तनी में, वो सबको बार बार रिविजन कीजिए, उसको बार बार लिखिए। एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए जो हमेशा डिक्टेशन में आता है। अगर आप इस तरह का मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई आपको नहीं रोकेगा 95% एक्यूरेसी लाने में, और आप एक सीट हासिल कर लेंगे और आप अच्छे जॉब, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। दोस्तों, आप लोग का ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए। अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।